आज का दिन इतिहास का दिन है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। 41 साल बाद किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री की ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस यात्रा है। जी हां, एक्सियोम 4 के मिशन पायलट भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही एक संदेश भेजा है और कहा है कि उनकी ये आईएसएस की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। तो आखिर शुभांशु शुक्ला इस मिशन के लिए चुने गए हैं और क्या एक्सियोम मिशन 4 है, इसका क्या उद्देश्य है, ये एक किस तरह से भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और भारत के साथ साथ ये अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के लिए भी स्पेस में कौन कौन से मौके तलाशने के लिए गया है, आज एक्सपर्ट से हम करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट, कंधे पर तिरंगा, अंतरिक्ष में भारत का डंका। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक नई छलांग। 41 साल के बाद भारत के लिए आज फिर वो एक ऐतिहासिक पल आया जब एक्सियोम 4 मिशन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए उड़ान भरी और इस मिशन के पायलट हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इससे पहले साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। अब आते हैं एक्सियोम 4 मिशन पर। अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज इस मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई। कल शाम 4:30 बजे मिशन में शामिल चारों एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पहुंचेंगे। सबसे पहले हम एक्सियोम 4 मिशन क्या है, इसका मकसद क्या है, ये भी समझना जरूरी है। इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक 4 अंतरिक्ष यात्री 60 से ज्यादा विषयों पर स्टडी करेंगे, जिसमें इसरो के माइक्रोग्रेविटी से जुड़े 7 प्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के क्षेत्र में अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण और विकास किया जाएगा। साथ ही एक्सियोम 4 मिशन से दुनिया के अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच मिलेगा, सो अलग। इसके अलावा अंतरिक्ष के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना मिशन का लक्ष्य होगा। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे शुभांशु ने अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से की। वो 2006 में वायुसेना में शामिल हुए और वो फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते हैं। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली है। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना और इमरजेंसी हैंडलिंग को सीखा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आईएसएस पर जाकर शुभांशु करेंगे क्या? तो आपको बता दें कि वो वहीं 14 दिनों तक रहेंगे और कुल 7 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें से ज्यादातर एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल स्टडी से जुड़े होंगे, जिनका मकसद अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर को समझना है। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ मिलकर 5 और प्रयोग करेंगे, जो लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डाटा जुटाने का काम करेगा। इस मिशन के लिए किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये रही शुभांशु शुक्ला के आईएसएस पर जाने की पूरी कहानी। यानी भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और अहम पड़ाव को पार करने वाला है और इसका नया चेहरा होंगे शुभांशु शुक्ला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एके भट्ट का, डायरेक्टर जनरल हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे जनरल भट्ट सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति, चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ और पूर्व डीजी हैं डीआरडीओ के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेल्वा मूर्ति सर आपका हमारे शो पे। जनरल भट्ट सर, गुड इवनिंग। सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। आपका जो एसोसिएशन है सर, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इनडायरेक्ट रोल ज़रूर है, पॉलिसी एडवोकेसी का आप काम करते हैं। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 जैसे जो रिफॉर्म्स हैं उनका आपने काफ़ी समर्थन किया और जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज का कैसे गठजोड़ हो, उसमें आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में आप हमें बताइए सर कि ये प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये कैसे आगे बढ़ेगा और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इससे कैसे चरितार्थ हो सकते हैं, जनरल भट्ट सर। अच्छा, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि 2020 में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निश्चय लिया
और वो था स्पेस को प्राइवेट सेक्टर को खोलने के लिए। और उसके बाद में स्पेस पॉलिसी बनी, और इस स्पेस पॉलिसी एक सबसे लिबरल पॉलिसी है जो कहती है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में सारी कार्रवाई कर सकते हैं। सारी कार्रवाई का मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पीएनटी, आईएसआर, यानी कि आखिरी में ये भी बोला है कि अगर आपको मार्स या मून में क्या कहते हैं कॉलोनी बनानी है या एस्ट्रॉयड माइनिंग करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर क्षमता है तो ये कर सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड में ये जो शुभांशु शुक्ला का मिशन है एक्सियम 4, जिससे कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिन के लिए गए हैं, ये एक स्टेपिंग स्टोन है भारत की क्रूड मिशन की यात्रा की शुरुआत। और क्रूड मिशन है जो कि है गगनयान मिशन, जो अगले 2 साल में पहले भारतीयों को स्पेस में भेजेगा। और उसका अगला कदम होगा 2028 से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बनना, और 2040 तक मुमकिन है, प्लान ये है कि पहला ह्यूमन बीइंग हिंदुस्तान से चांद पर होगा। तो आप देखिए कि शुभांशु शुक्ला ने एक कदम लिया है 41 साल बाद। 1985 में ये पैदा हुए हैं और 39 इयर्स की एज में ये 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, जहां की ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इनके जाने से वहां और इनके एक्सपीरियंस को एक फीडबैक में जो इसरो को मिलेगा, जो गगनयान को मिलेगा, उस मिशन की आगे बढ़ने में मदद होगी। और मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूं, और आपने पूछा कि प्राइवेट सेक्टर को इससे क्या फायदा होता है। प्राइवेट सेक्टर इसरो का मेन सप्लायर है। जैसे जो मेन क्रू शिप बन रही है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में बन रही है। बहुत से कंपोनेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बनाए जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर इसरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चांद तक भारतीय को भेजेगा। एब्सोल्युटली सर। और जस्ट टू सम अप जो जनरल सर ने कहा, देखिए गगनयान बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट के लिए ये वाला जो मिशन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शुभांशु शुक्ला जो हैं वो हमारे गगनयान मिशन में कमांडर की भूमिका निभाएंगे, इसलिए उनका डायरेक्टली एक रेलेवेंस है इसमें। और इस मिशन की सक्सेस जो है वो हमारे आने वाले मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा आपने कहा कि प्राइवेट जो अब पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसरो के साथ साथ डीआरडीओ का भी जो सपोर्ट रहा है वो ज़बरदस्त रहा है। और इसमें डॉक्टर सेल्वा मूर्ति का जब कार्यकाल था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हमने माइलस्टोन्स देखे। डीआरडीओ ने इसरो को, मैं सिर्फ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो इसरो का गगनयान प्रोग्राम है उसमें क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स जैसे कि स्पेस ग्रेड फूड, क्रू हेल्थ केयर, रेडिएशन मेजरमेंट्स, पैराशूट्स, ये सारे के सारे विकसित किए हैं डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए मैं अब डॉक्टर सेल्वा मूर्ति के पास आ रहा हूं। सर बताइए, ये मिशन भारत के लिए कितना मायने रखता है सर, और डीआरडीओ के लिहाज से, और ख़ास तौर से जो हमारी स्पेस बेस्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनके लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? दीपक जी, पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और हम देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज हमारा देश भारत एक इतिहास बन रहा है, और हमारा गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ा रहे हैं, और मिशन ये लॉन्च आज सक्सेसफुल हुआ था। और अभी वहाँ कल सुबह पहुँच के काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसलिए हमारा देश में विकसित भारत के ओर बढ़ रहा है। इसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है, और उसी उसी रास्ता पे विकसित भारत की ओर बढ़ाने के लिए इस स्पेस के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स वो करने वाले हैं। वहाँ पे 60 एक्सपेरिमेंट्स होने वाला है। ये बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और तीसरा है एग्रीकल्चर, मटेरियल साइंस, और लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज। और फ्यूचर मिशंस के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज, लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। इस पे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
काफ़ी सपोर्ट दिया है इसरो के लिए, और बहुत propulsion हो, कंट्रोल हो, गाइडेंस, नेविगेशन, पेलोड इंटीग्रेशन, री एंट्री, the crew escape system, and also parachute system for recovery, ये सब हमारा सपोर्ट मिल रहा है। और DRDO डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी से स्पेस ग्रेड फूड, आपने टी कहा था, वो बना के दिया है, और वो भी इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ द क्रू कंपार्टमेंट, हमारा गगनयान मिशन के लिए, हम इसरो के लिए DRDO बहुत सपोर्ट कर रहा है। स्पेस अभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है सिक्योरिटी में। स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी, हमारा काफ़ी एसेट्स है, उसको भी सिक्योर करना है। और स्पेस में हमारा सैटेलाइट्स और पूरा देश को, बॉर्डर एरिया को देख सकते हैं। सर्वेलेंस के लिए क्या क्या नया स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या क्या नया डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये सब हम ऊपर से रिमोट सेंसिंग से, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से हम देख सकते हैं। इसलिए स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये भी देख सकते हैं मिसाइल्स कंट्रोल करने के लिए, और एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक ऑफ कर रहा है, ये सब स्पेस से बहुत देख सकते हैं, क्योंकि रडार्स का रेंज होता है, मगर स्पेस में इतना द फील्ड ऑफ विजन इतना ज़्यादा है, सर हम पूरा दुनिया को देख सकते हैं वहाँ बैठ के। सो इसलिए स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम DRDO एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हमने शक्ति के रूप में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, हमारा असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये डिटरेंट है। और ऐसे DRDO काफ़ी स्पेस बेस्ड रिसर्च में अभी फोकस दे रहे हैं, क्योंकि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हमारा देश हमेशा हम इसका एनकरेज नहीं किया है, मगर स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी पूरा दुनिया देख रहे हैं, इसलिए हम DRDO में भी स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी में काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंस दे के हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाई एनर्जी सर आप सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू छेड़ा है, और वो है स्पेस वेपनाइजेशन एंड स्पेस सिक्योरिटी। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि स्पेस में क्या एक नई होड़ शुरू हो रही है दुनिया के देशों के बीच में। मैं आऊँगा सर, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझाइएगा कि वहाँ पर धरती पर देश जो है वो आपस में उनके क्या रिश्ते हैं, कैसे हैं ये, और फिर स्पेस में हम लोग किन प्रोजेक्शंस के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ आगे जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन मैं आऊँगा डिफेंस सिक्योरिटी के बाद जो अगला चरण अब है जनरल भट्ट सर, और वो है स्पेस डिप्लोमेसी का। कहा यह जा रहा है कि भारत अपनी स्पेस डिप्लोमेसी में आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कर रहा है, जिसकी परिणति हमने ये मिशन भी देखा। इसके साथ साथ ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में, और उसमें आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है सर। तो थोड़ा सा बताइए सर, स्पेस में हमारे क्या मिशंस हैं, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, और ये जो स्पेस डिप्लोमेसी में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जरूर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऐतिहासिक तौर पे बताना चाहता हूं कि स्पेस एक जगह है जहां की इंडिया का कॉपरेशन बहुत इफेक्टिव और इंटीमेट रहा है स्पेस फेयरिंग नेशंस के साथ में। हमारे को यूएसए से, पुराने यूएसएसआर जो बाद में रशिया बना, फ्रांस और जापान के साथ हमारा बहुत शुरू से ही बहुत कॉपरेशन रहा। बल्कि जैसे बताते हैं कि जो पहला हमने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था थुम्बा से, वो रॉकेट जो था वो अमेरिकन था, उसके ऊपर जो वो प्रोडक्ट था वो फ्रेंच था, और उसको जिस हेलीकॉप्टर से हम तुम्बा ले गए वो रशियन था। ये तो खैर पुरानी बात है, पर आज के दिन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कॉपरेशन का। यही एक जगह है जहां की रशिया और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट एक साथ मिलकर एक ही स्पेस स्टेशन में काम करते हैं। पर अभी जो नया इसमें पहलू आया है, वो प्राइवेट कंपनियां हर देश की आपस में कोऑपरेशन करने लग गई हैं, और इसमें हम और मेरी एसोसिएशन बहुत एक्टिवली काम कर रही है। इंडिया में आईसीईटी के एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए थे उस समय, तो हमारी कंपनियां और अमेरिका की कंपनियां को प्रोड्यूस और को डिजाइन करने की स्पेस के कंपोनेंट्स की प्लानिंग कर रही है। साथ ही साथ हमारे सिमिलर कॉपरेशन
जापान के साथ हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हो रहे हैं और यूके की स्पेस एजेंसी के साथ हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से देश हैं जिनको हम ये तो सैटेलाइट लॉन्च में मदद कर रहे हैं, और जैसे आपको पता है कि एक समय तक एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत का ही था। और इसरो का भी जो कॉपरेशन स्पेस में और देशों से है वो चलता रहा है। इसी साल निसार लॉन्च होगा, जो कि एक कोऑपरेटिव मिशन है, जो कि आधा निसार जो सैटेलाइट है अमेरिका और इंडिया में बनी है और दोनों देशों के लिए होगी। इसी प्रकार से एक सैटेलाइट पिछले साल लॉन्च हुई थी जो फ्रांस और इंडिया के कॉपरेशन में बनी थी। तो स्पेस एक डोमेन है जिसमें बहुत से देशों के बीच में बहुत कॉपरेशन हो रहा है, और नया और लेटेस्ट कॉपरेशन स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और स्पेस डोमेन अवेयरनेस में भी हो गया है, क्योंकि अब स्पेस की सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये दो प्रकार की सिक्योरिटी, एक तो सिक्योरिटी है कि आपके एडवर्सरी से आपको अपनी सैटेलाइट को बचाना है, पर वो तो अलग बात है। पर सबसे बड़ा खतरा ये हो गया कि स्पेस में डेब्रीज इतनी हो गई हैं और उनकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है कि आप अपनी सैटेलाइट्स को, अपने एसेट्स को बचा पाएं। और इसके लिए सब दुनिया के जो अलग अलग जगह टेलीस्कोप और रडार्स लगे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंडिया ने भी मेन स्पेस फेयरिंग नेशंस के लिए इसके लिए एमओयू किया हुआ है। एब्सोल्युटली सर। और डिफेंस स्पेस में डिफेंस और सिक्योरिटी के रिलेटेड जो पूरे के पूरे एंगल्स हैं उसके बारे में मैं सर थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने एडवर्सरीज का भी नाम लिया, तो थोड़ा सा अगेन मैं समझने की कोशिश करूंगा कि हम वहाँ पर किस तरह के आगे बढ़ने के कदम हम सोच रहे हैं। बट डॉक्टर सेल्वा मूर्ति सर, आपके पास में आऊँगा। थोड़ा सा सर बुनियादी सवाल जो हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये लोग गए हैं स्पेस में, वहाँ पर किस तरह की चैलेंजेस होते हैं। ग्रुप कैप्टन शुक्ला साहब किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पर फेस करेंगे। 31 से ज़्यादा देशों के 60 के आसपास वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने बताया उनमें से क्या क्या चीज़ें होनी हैं, ज़रा बताइए सर। और 14 दिन का समय है, कम समय है, 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो ज़रा बताइए सर कि वहाँ पर लाइफ कैसी होगी, उन लोगों की दिनचर्या क्या होगी, एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो थोड़ा बताइए सर, हमारे दर्शकों की क्यूरोसिटी काफ़ी है। ये हमारा एस्ट्रोनॉट्स अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। वो स्पेस एनवायरनमेंट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सबका चैलेंजेस आता है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस स्पेस में आता है ह्यूमन फैक्टर के रूप में। पहला है फिजिकल, इनका छोटा सा एनवायरनमेंट के अंदर इतने लोग, 4 लोग अभी एक दिन पूरा पूरा दिन वहाँ लेट के जाएंगे और वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होके अंदर जाएंगे। सो ये तो फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, लो ग्रेविटी, क्योंकि हमारा फिजियोलॉजी पूरा सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता है। हार्ट नीचे है, ब्रेन ऊपर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट हार्ट पंप करता है। वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये रेगुलेटरी सिस्टम फेलियर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। फिर पूरा फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लॉन्ग टर्म स्टे में थोड़ा मसल का वीकनेस भी आ जाता है। और तीसरा है इनका डिसओरिएंटेशन, क्योंकि हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल कान के अंदर है, कॉक्लिया के अंदर एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, उस जिससे हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस होता है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। फिर पूरा पास्चुरल चेंजेस ये सब होता है, ये पास्चुरल डिस्टर्बेंसेस आता है। और दूसरा है हमारा होल बायो फंक्शन, बॉडी फंक्शन से, हार्ट हो, ब्लड वेसल्स हो, नींद हो, ये सब बायोलॉजिकल फंक्शंस एक रिदम होता है, बायोरिदम्स बोलते हैं। वो बायोरिदम हमारा सोलर पीरियडिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इस सोलर पीरियडिसिटी वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं है। सो इसलिए हमारा बायोरिदम्स, आवर स्लीप, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। और कंसंट्रेशन, मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सब उन ऊपर अफेक्ट करता है। उसके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सेंसरी डिप्राइवेशन, मोनोटनी,
एंड फियर ऑफ द अननोन, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है. सो एक साइड फिजिकल स्ट्रेस इंक्लूडिंग रेडिएशन, लो ग्रेविटी, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर डीकंडीशनिंग, और तीसरा है साइकोलॉजिकल. ये तीनों स्ट्रेस उसको अफेक्ट करते हैं. इसलिए हमारा सिलेक्शन, एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट करने में बहुत बहुत ध्यान देते हैं. हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होता है, इस जिससे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर, फर्नीचर हो, वहाँ एर्गोनॉमिक क्रूड कंपार्टमेंट डिजाइन हो, ये सब एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है. इसके लिए एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है. इसलिए फिजिकल डायमेंशन, फिजियोलॉजिकल एंड्योरेंस, मसल पावर, ये सब थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, थ्रेशोल्ड. सो एक दूसरा देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, और तीसरा है साइकोलॉजिकल प्रोफाइल. इनका पूरा पर्सनालिटी असेसमेंट, उनका स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब मेजर करते हैं सिलेक्शन टाइम पे. इसलिए इनका सिलेक्शन बहुत रिगरस होता है. Absolutely. उसके बाद ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग करते हैं. अभी ये 4 लोग एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, ये 5 देश में उनका ट्रेनिंग हुआ था. पहले नासा में, उसमें स्पेस एक्स में और इसरो में हुआ था, और उसके बाद इन्होंने जैक्सा में किया, जापान में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में किया है. ये सब ट्रेनिंग देते हैं. जब कुछ कुछ क्राइसिस आता है, इमरजेंसी आता है, कैसे इसको हैंडल करना है, एक ट्रेनिंग है. पूरा मिशन ऑपरेशंस क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे डिस्पोज करना है. एब्सोल्युटली सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आई मीन जस्ट टू सम अप, क्योंकि वहां पर अगर स्पेस में अगर कोई ह्यूमन जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो लगभग सुपर ह्यूमंस ही हैं. उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज फिजिकल और मेंटली होनी चाहिए, उसके लिए एक अद्भुत, एक रिगरस पूरा मॉड्यूल है उनके सिलेक्शन का, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग का. और बहुत गर्व होता है जब हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला सर जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं. मैं भट्ट सर आपके पास आना चाहूँगा, जनरल भट्ट सर, और आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्पेस का जो नॉलेज है और जिस एसोसिएशन से आप आते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जनरल भट्ट जो हैं उनका एक मिलिट्री करियर रहा है, बड़ा शानदार रहा है, बहुत ही वेल डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हमारे इंडियन आर्मी के. मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, कॉप कमांडर रहे हैं, डीजीएमओ रहे हमारे डोकलाम जो क्राइसिस था उस वक्त के डीजीएमओ रहे. बड़ा अच्छे से हैंडल किया सर आपने. वी आर सो प्राउड ऑफ योर एंड योर सर्विसेज सर. मैं उस लिहाज से अब थोड़ा सा डिफेंस के पे आऊँगा, क्योंकि हमें स्पेस बेस्ड सर्विलांस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए सर. एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी, वेपनाइजेशन का जिक्र हुआ. अब हम देख रहे हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि चाइना ने डुअल यूज सैटेलाइट्स में जो एक डेंस कॉन्स्टलेशन हासिल किया हुआ है, और पाकिस्तान उसको बार बार लेवरेज करने की कोशिश करता है, खासतौर से सैटेलाइट बेस्ड आईएसआर में. तो वहां पर हमारे लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं सर, और हमारा स्पेस प्रोग्राम उनको कैसे हमको कैपेबल करेगा सर आगे के लिए? तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. स्पेस के 2 पहलू हैं. एक है स्पेस, हम कहते हैं एक नया डोमेन वॉरफेयर का है स्पेस और साइबर. और इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्पेस का इस्तेमाल तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, एक तो आईएसआर, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकी के इंप्रूवमेंट करने के लिए देता है, कि आपकी क्षमता दुश्मन को देखने की, दुश्मन की कहाँ है, कैसा है, उसकी टारगेटिंग करने के लिए आपको आईएसआर मदद करता है. आपके पास पीएनटी है जिससे आप अपने वेपन्स को गाइड कर सकते हैं, अपनी व्हीकल्स को गाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग. और तीसरा अहम इस्तेमाल है कम्युनिकेशन का, क्योंकि सैटेलाइट द्वारा आप किसी भी कोने में एक नया कम्युनिकेशन का मीन्स दे सकते हैं. वो पहले जियो से होता था और अब लो अर्थ ऑर्बिट से भी होने लगा है. इसके अलावा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, जिसके बारे में मैंने बात की, और खासकर वेदर के लिए भी स्पेस का मिलिट्री में इस्तेमाल होता है. और सबसे इनके अलावा अब हमारी जो क्षमता जो हमको चाहिए वो है काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वेपन की, जिसकी डॉक्टर सेल्वामूर्ति ने शुरू में बात की. अब आपने चाइना के बारे में बात किया. अब एक चीज हो गई कि जो स्पेस में जो कुछ चीज घूम रही है, और चाइना की कैपेबिलिटी आज के दिन में अमेरिका के बाद में नंबर 2 में है, और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी फोकस की है एक वर्ल्ड पावर बनने के लिए. उसके फलस्वरूप क्या है कि उनकी आईएसआर की कैपेबिलिटी तकरीबन परसिस्टेंट है. मतलब वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पूरे समय 24 घंटे देख सकते हैं. खैर आज के दिन में कहते हैं कि 12 मिनट,
का गैप है, मतलब 12 मिनट में एक बार देख सकते हैं, पर 24/7 में उनका अचीवमेंट है। अब यही सैटेलाइट जो साउथ चाइना सी देखने के लिए, ये उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखने के लिए है, यही सैटेलाइट जब मूव करती हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका डाटा पाकिस्तान को मिल सकता है और उसको इसका फायदा मिलता है। इसी प्रकार से जो बैद्यू सिस्टम है, जिसमें बहुत सी सैटेलाइट्स है जो नेविगेशन के लिए मदद करती हैं, वो सैटेलाइट्स आज के दिन में पाकिस्तान के ऊपर बीम कर रही है। तो पाकिस्तान को, क्योंकि स्पेस की चीजें कहीं भी होती है, इन चीजों का फायदा हो गया है। इसके फलस्वरूप हमको अपने प्लान जो हमने अपने आर्म फोर्सेस के लिए बनाए हैं, उसकी आईएसआर, पीएनटी और कम्युनिकेशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको तेज करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के में हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं जियो में, और लियो में हम कुछ करने वाले हैं। आईएसआर में 52 सैटेलाइट गवर्नमेंट ने पिछले साल सैंक्शन करी है, और अभी वो सैटेलाइट का सबसे बढ़िया अच्छा ये बात है कि उसमें से 31 सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, पर इनके बनने में 3 से 5 साल लगेंगे, और इस गैप के लिए जरूरी है कि हम इन सैटेलाइट को और स्पीड अप कर दें कि हमारी आईएसआर की क्षमता आज ही के दिन नहीं तो अगले 2 साल में बन पाए। जहां तक पीएनटी का सवाल है, आपको पता है हमारा अपना नाविक सिस्टम है जो कि इफेक्टिव है। सारे वेपन सिस्टम्स में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, पर धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में इस्तेमाल होगा। सिस्टम इसरो ने ऊपर लगाया हुआ है। एब्सोल्युटली सर। ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ ग्रुप कैप्टन शुक्ला अगर वहाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए 1 महीने में सिर्फ स्पेस में जाने के लिहाज से ही हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जैसा सर ने बताया कि हमारे देश की सुरक्षा की आंख नाक कान जिसको कहते हैं ना, पूरा सर्विलांस सिस्टम, उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। डॉक्टर साहब, मैं सर आपके पास आऊँगा, सेल्वा मूर्ति सर। और आखिरी चीज़ मेरी जो है कि हम स्पेस के बारे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, बट क्या वो अब चूंकि आप सर एकेडमिया में भी आ गए हैं, रिटायरमेंट के बाद आप एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं, तो आपसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी जो स्पेस से जुड़ी हुई जो हमारी सोच है, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, वो रिफ्लेक्ट करें हमारे एकेडमिया में भी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है सर, हमारी आने वाली पीढ़ी को स्पेस के बारे में ज़्यादा इक्विप करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, फ्यूचर वर्कफोर्स, फ्यूचर साइंटिस्ट तैयार करने के लिए एकेडमिया में सर कितना काम हो पा रहा है? बहुत काम अभी शुरू हो गया। हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी में भी अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल कर दिया, शुरू कर दिया। उसमें पिछले 10 साल में काफ़ी लोग 200 ह्यूमन रिसोर्स ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम्स रूप में हमने एकेडमिक प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। हमारे पास रिसर्च भी कर रहे हैं, कॉग्निटिव हेल्थ मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन स्पेस, डेटा एनालिटिक्स, रिमोट सेंसिंग डेटा, जिससे कैसे इंफॉर्मेशन उसको नॉलेज सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो एक बार एक साइड एकेडमिक्स के ऊपर हम फोकस दे रहे हैं, दूसरी साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा अमिटी में भी और आईआईटी में भी खड़गपुर और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्सेस अभी चल रहा है। और अभी इस प्राइवेट सेक्टर आने में इनका ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग और स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए काफ़ी लोग, इनका डिज़ाइन करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम बनाने के लिए और इसको इवैल्यूएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए काफ़ी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। ये सब हमारा यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ना है। और अमिटी में सभी कैंपसेस में स्पेस टेक्नोलॉजी में अमिटी स्पेस मिशन हमने लॉन्च कर दिया। ऐसे दूसरा यूनिवर्सिटीज़ में भी करना है, क्योंकि जिससे हमारा देश का ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ेगा। और ये इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स और रेस्पॉन्ड कॉल अभी इसरो ने दिया है यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करने के लिए। राइट सर। सो
इस काल से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी स्पेस सेक्टर में यूनिवर्सिटीज के थ्रू से हम काफ़ी रिसर्च भी होंगे और इसका इसरो को और नेशनल स्पेस मिशन को हम सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो देखते हैं कि आगे हमको कौन कौन से माइलस्टोन जो अचीव करने हैं उनको हम कितनी जल्दी अचीव कर पाएं। एक तरफ हम स्पेस में अपना फुटफॉल बढ़ा रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं और बड़ा कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन है हमारा, पूरी दुनिया हमें देख रही है। और साथ ही साथ हमें अपने घर के भीतर भी वो इकोसिस्टम पैदा करना पड़ेगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो नीश होती हैं इसमें जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन का शिकार भी हो जाता है। बट येस, क्योंकि यहाँ पर इस बार काफ़ी कुछ स्टेम आउटरीच एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो आई एम श्योर जो स्टेम से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं या कोर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी क्यूरोसिटी भरा ये पूरा कैंपेन रहने वाला है, मिशन रहने वाला है। बट इस उम्मीद के साथ कि हम आगे और अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने बहुत सारगर्भित चर्चा की, बहुत सारे इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच जनरल भट्ट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर सेल्वा मूर्ति सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।